ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने बॉडी के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ palm, now put your palm on your eyes, now open your eyes। आज की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल तक जो पढ़ाया है मैंने, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ, क्वेश्चन आंसरिंग लास्ट में होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग उसको लिख लीजिए, लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? ओके। पूनम जी, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? जी हो रही है। ओके, ठीक है। तो हमने कल मास मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स और कुछ मास मीडिया के इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, ठीक है? तो स्क्रीन विजिबल है अच्छे तरीके से? जी मैम, विजिबल है मैम। यस मैम। तो पहला है हमारा BCI, जिसको हम प्रसार भारती कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या कब कैसे है, एटलीस्ट इनका जो एब्रिविएशन है उनके फुल फॉर्म तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आता है आपका प्रसार भारती, जो 23 नवंबर 1997 में अस्तित्व में आया था। देखिए, अब जो चीजें हैं वो सब केवल सुनने और समझने वाली चीजें कम है, मतलब समझने वाली चीजें कम है, आपको बस देखना है, याद करने वाली चीजें, ठीक है? अभी तक मुझे जो जो समझाना था कम्युनिकेशन में मैंने समझा दिया। दीज आर सम इंस्टीट्यूट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओनली, ठीक है? इनका उद्देश्य क्या था? जो प्रसार भारती था उस टाइम पे, मतलब 1997 में जब ये आया था, इनको था कि जो जनता है उनके बीच में अवेयरनेस लाना, जागरूकता, उनका एंटरटेनमेंट करना और शिक्षा प्रदान करना। तो प्रसार भारती इसलिए लाया गया था। इसके दो मुख्य घटक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ठीक है? इन दोनों का संतुलित विकास करना इसका लक्ष्य भी है, इसीलिए इसको दोनों को मिलाकर, मतलब प्रसार भारती के दो है मुख्य घटक, ये याद रखना। आपसे पूछ सकता है आकाशवाणी और दूरदर्शन किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये BCI मतलब प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं। और इसका काम क्या है कि दोनों को कॉर्पोरेट मतलब संतुलित बनाकर चलना, इसलिए इसका नाम BCI रख दिया गया, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। BCI को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम, फुल फॉर्म ऑफ BCI? एनीवन? ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ओके। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके दो घटक है। कौन कौन से दो घटक मैंने बताया आपको? आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो पहला है हमारा आकाशवाणी, ठीक है? आकाशवाणी 1920 में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, ठीक है? पहला कार्यक्रम इसमें 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रसारित किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा 1923 में पहला कार्यक्रम हुआ था और 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता की प्रसारण सेवा स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए आकाशवाणी का पहला कार्यक्रम किस क्लब द्वारा किया गया था, तो वो बॉम्बे क्लब द्वारा, फिर उसके बाद कलकत्ता में भी। और 1936 में इसको एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उससे रिलेटेड टॉपिक देखो कि किस टॉपिक के लिए पूछा है। ये सारा टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन रिलेटेड है, तो रैंकिंग का तो यहाँ मतलब नहीं है ना? तो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से 1936 में जाना जाता था। किसको जाना जाता था? आकाशवाणी को। हाँ, पहले इसको एयर ही बोला जाता था, बाद में इसको 1957 में आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। तो पहले क्या बोलते थे इसको? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का ही दूसरा नाम रख दिया गया 1957 में, आकाशवाणी, ठीक है? अब आता है आपका दूरदर्शन। तो जैसे ही आकाशवाणी का नाम स्टैब्लिश हुआ उसके बाद दूरदर्शन आया आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद 15 सितंबर 1959 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। अब मुझे बताइए आकाशवाणी का पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ था, किस
क्लब द्वारा? बॉम्बे क्लब। बॉम्बे क्लब। बॉम्बे। और दूरदर्शन स्टार्ट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है, वेरी गुड। अब 1965 में इसके बहुत सारे कार्यक्रम चलते हुए कंटिन्यू, आपको सारे तो याद नहीं रहेंगे, बस आप पहला कब हुआ और इसका नाम क्या क्या है वो याद रखना। तो देखो, उसके बाद 1965 में दिल्ली में हुआ, फिर 72 में मुंबई में हुआ, 75 में कलकत्ता में हुआ और चेन्नई में इसके द्वारा टेलीविजन सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, अब वर्तमान रूप में दूरदर्शन का वर्तमान स्वरूप जो अभी दोबारा स्टैब्लिश किया गया, वो 1976 में स्टैब्लिश किया गया, सेम डेट 15 सितंबर तब भी था, ये भी 15 सितंबर है। ठीक है, और इसने, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक है, दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को डीडी किसान लॉन्च किया था। ठीक है, क्या लॉन्च किया था? क्या लॉन्च किया था? डीडी किसान। 2015 में। ये पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। और ये पूछा जाता है बीसीआई के अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, तो याद रखना बीसीआई के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे, एक आकाशवाणी जिसको हम एयर बोलते हैं, और दूसरा दूरदर्शन है। ठीक है, चलिए मैम, जी। जैसे कि आकाशवाणी और ये दूरदर्शन, इसके दो घटक हैं, तो ये बीसीआई पहले आया या फिर ये पहले आया? क्योंकि ये तो बीसीआई, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये 1907 में अस्तित्व में आया। ठीक है, ये था पहले, अब इस पहले से ये सब दोनों थे के हमारे यूजीसी पहले आया है। ठीक है, और उसके बाद और भी एआईसीटीसी आया, लेकिन इनको अंडर में रख लिया गया, किसके? एनटीए के, वो उसके बाद में आए। तो इनका कहना ये है, पहले ये इंडिपेंडेंट थे, दे वर इंडिपेंडेंट बिफोर दैट। ठीक है, उसके बाद जब प्रसार भारती आया तो उसके घटक के रूप में इन दोनों को रख लिया गया। ठीक है, बीसीआई जब 1997 में अस्तित्व में लाया गया, तब इनका कहना था बीसीआई का कि सब कुछ साथ में करना है। तो इन्होंने दो अलग अलग चीजों को, देखो आकाशवाणी हमें बताती है रेडियो रिलेटेड चीजें। ठीक है, दूरदर्शन में हमको एजुकेशन रिलेटेड और सब चीजों के बारे में बताया गया, अवेयरनेस के बारे में, एजुकेशन रिलेटेड और मनोरंजन के लिए डीडी में बताया गया। आकाशवाणी क्योंकि रेडियो चैनल था, वो हमारे गाने वाने और जागरूकता के लिए था। तो बाद में जब बीसीआई आया अस्तित्व में, तो उसने इन दोनों को अपने अंडर में रख लिया। ठीक है, आया समझ में जी? कौन पूछ रहे थे? यस मैम, आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे मैं इसका पेज सेटअप चेंज कर दूं, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब आता है आपका नेक्स्ट, पहला क्या था? बीसीआई था। अब हम पढ़ रहे हैं पीआईबी। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, पीआईबी भारत सरकार की प्रधान संस्था है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रस्ट बोलना चाहिए भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की, दैट इज अ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईबी? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, जी मैम। जो सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और कार्यक्रम आदि की सूचना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रसारित करती है। अब ये क्या करती है? जितनी भी इंडिया गवर्नमेंट की जितनी भी नीतियां निकलती है, जितने अमेंडेंट्स निकलते हैं, आर्टिकल, जितनी चीज है, जो जो कार्यक्रम या जो इवेंट्स या जितने प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा निकाले गए हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित करती है। अब मुझे बताइए, मैंने आप लोग को मीडिया के 4 प्रकार बताए थे, कौन कौन से थे? एनीवन बताइए। ट्रेडिशनल मीडिया, मॉडर्न मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वेरी गुड। सबसे पहले कौन सा था? ट्रेडिशनल, हाँ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मॉडर्न। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इनके द्वारा चीजों को, इन्होंने इंफॉर्मेशन को निकाला, इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए काम आने वाली सबसे प्रधान संस्था है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि मास मीडिया में, या फिर अगर हम मीडिया की बात करें, तो सूचना का संचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे प्रधान संस्था कौन सी है? वो कौन सी है? पीआईबी। इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये सारे इंफॉर्मेशन देती है, कलेक्ट कराती है कि जो जो चीजें हुई। आप जाएंगे इस साइट पे तो जितनी जितनी लॉन्चेस निकाले गए, जितनी नीतियां उनकी है, सब इसमें आपको मिलेगा, प्रिंट रूप में मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपको टीवी चैनल्स इन सब में भी देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा हिंदुस्तान समाचार, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, यह भारत की सबसे पहली बहुभाषीय समाचार संस्थान है। इसमें है तो नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में बहुत सारे
लैंग्वेज यूज होती है ना। हिंदुस्तान में कितनी सारी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। मराठी अलग, गुजराती अलग, पंजाबी अलग, हरियाणवी अलग, हिंदी अलग, केरला, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा। तो इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है वी हैव। सो भारत में सबसे पहली बहुभाषी समाचार संस्थान कौन सा था? हिंदुस्तान समाचार। अब आप इसको कैसे रखोगे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषा है, इसीलिए अगर पूछा जाए कि बहुभाषी समाचार कौन सा है तो आप हिंदू समाचार बोलोगे। जिसमें कितने मेंबर थे? जिसमें 200 प्लस समाचार पत्र और चैनलों ने ले रखी थी इसकी मेंबरशिप, जिसकी सदस्यता 200 प्लस समाचार पत्र और चैनलों ने लेकर रखी थी। ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में एसएस ऑप्टे द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें कुछ याद रखिएगा। ये 10 भाषा में सूचना देती है। ठीक है। 10 लैंग्वेज है उसमें, अपने इंफॉर्मेशन को देती है। 1975 में इसका विलय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इसको ही बाद में मतलब इसको जोड़ दिया गया इन 4 के साथ। किस किस के साथ? सॉरी 3 के साथ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के साथ, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई के साथ, समाचार भारती के साथ। तो इनको चारों को एक साथ जोड़ दिया गया। किस किस को? कौन 4 एक साथ जुड़ गए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1975 में कौन कौन से न्यूज चैनल को जोड़ दिया गया था, तो आप क्या क्या बताओगे? न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसीज कौन कौन से? हिंदुस्तान समाचार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया एंड समाचार भारती। हाँ, अब आप इसको कैसे देखो, पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार, और समाचार पे वो खत्म होता है तो ये समाचार पे स्टार्ट होगा। हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती, ठीक है, और आपका पीटीआई और यूएनआई। ठीक है। तो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीटीआई है क्या। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्थान है, भारत की सबसे बड़ी। और मैं आपसे पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट की सबसे प्रधान संस्था कौन सी है? पीआईबी। और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी समाचार संस्थान है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई थी, आजादी के बाद। ठीक है। इसमें 1 फरवरी 1949 से काम करना शुरू कर गया। देखो, स्थापना अलग बात है, उसका संशोधन अलग कब हुआ और रिपोर्ट कब आई उसकी, दीज आर डिफरेंट डेट। ठीक है। तो स्थापना तो कर दी गई। जैसे हम भूमि पूजन करते हैं, आपसे पूछा जाए आपने घर खरीदा, आपने उसका भूमि पूजन किया, मतलब मान लीजिए आपने 2020 में एक घर जमीन खरीदी, उसका भूमि पूजन किया, आपने घर कंप्लीट करा दिया, वहां पर रहना शुरू करे आप 2022 में, तो भूमि पूजन की डेट, स्थापना दिवस क्या हुआ? क्या है स्थापना दिवस? क्या है भाई? भूमि पूजन। 27 अगस्त 1900। उसके जब पूरा घर बन के तैयार हो गया, वहां काम करना शुरू हो गया, वो हमारा 2022 वैसे ही यहाँ पर बताया गया। ठीक है। अब यह सिर्फ हिंदी भाषा का समाचार देता था। देखिए, तो हिंदुस्तान समाचार कितनी भाषाओं का देता है समाचार? 200 प्लस। नहीं 200 प्लस। भाषा 10 है। 200 प्लस समाचार पत्र ने उनकी सदस्यता लेकर रखी है। मेंबरशिप होते हैं ना, तो अलग अलग समाचार पत्र होते हैं और चैनल्स होते हैं, तो इन्होंने हिंदुस्तान समाचार से मेंबरशिप लेकर रखी है। लेकिन भाषा कितने लैंग्वेज में देती है? तो 10 भाषा में देती है ये समाचार या सूचना। ठीक है। हिंदुस्तान समाचार आया समझ में? जिन्होंने यस मैम। अब देखिए, पीटीआई जो है वो सिर्फ हिंदी भाषा में ही समाचार देता है। ये सभी ग्राहकों को निष्पक्ष फ्री सेवा देता है, तो ये फ्री सेवा है। ठीक है, पीटीआई हमारा। और पीटीआई की सेवा बीबीसी आदि टीवी में जितनी भी होती है हमारे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स में लिए जाते हैं। ठीक है। ये बीबीसी का फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं आ रहा है, अरे इसका एकदम बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। अब देखो, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई जो है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। अब ये न्यूज एजेंसी है, क्या है ये? न्यूज एजेंसी। याद रखना, जैसे गैस एजेंसी होती है ना, जहां से गैसों को लाया जाता है एक जगह, वैसे ही न्यूज एजेंसी जहां से न्यूज पेपर्स लाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। तो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और इसका विलय किसके साथ हुआ था और कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1995 में हिंदुस्तान समाचार और 2 हाँ अगस्त। हाँ, हिंदुस्तान समाचार, पीटीआई और समाचार भारती से। ठीक है। तो 1958 में ये लाई गई। तो 10 साल बाद, मतलब पीटीआई के 10 साल बाद इसका काम स्टार्ट हुआ था। पीटीआई का विलय मतलब? जी, विलय मतलब जुड़ जाना, कनेक्ट हुआ, कोलैबोरेट हो गया। ठीक है, कोलैबोरेशन।
ठीक है जी, ओके। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इसके जो संवाददाता हैं, ठीक है, जो रिपोर्टर्स है, वो बहुत देशों में है, ठीक है, कई देशों में इसके न्यूज, तो क्योंकि ये सबसे बड़ी एशिया की बात कर रहे हैं ना, तो एशिया में कम से कम 59 या 49 समथिंग देश आते हैं एशिया के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने अलग अलग देशों में बहुत सारे संवाददाता हैं, यूएनआई के अंतर्गत, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया बताया गया, ठीक है। इसका कार्य अन्य देशों की स्टोरी भारतीय पाठकों तक लाना है, मतलब कि जो भारत में इंडिया के जो लर्नर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो बाकी देश में क्या क्या चल रहा है, उनमें क्या क्या न्यूज, क्या क्या हुआ था, वो सब लाने का काम किसका है? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का है, और वहां के संवाददाताओं का, ठीक है। इसके समझौते अन्य विदेशी समाचार एजेंसियों में भी है, इनके और भी विदेशी एजेंसी है जिनके साथ ये कोलैबोरेट करके रखे, समझौता करके रखे हैं, जिसमें राइटर्स और डीपीए शामिल है। राइटर्स मतलब जो लिखते हैं वो, और डीपीए डायरेक्टर पर्सनल कुछ ऐसे है इसका फुल फॉर्म, वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप इतना समझो कि यूएनआई जो है किसके साथ मिलकर बना है, ये तो पहले याद रखना कि ये 4 लोग कोलैबोरेट होते हैं एक दूसरे के साथ 1975 में। और ये है क्या क्या, तो यूएनआई न्यूज एजेंसी है, ठीक है, और ये समाचार संस्थान है, ट्रस्ट है, मतलब पीटीआई, ठीक है। ब्यूरो, तो ब्यूरो आपको समझ में आता है, संस्था है। और हिंदुस्तान समाचार पहला समाचार संस्थान है जो बहुभाषीय है, ठीक है। और पीटीआई कितना है, कितने लैंग्वेज में है? पीटीआई कितनी लैंग्वेज में है? लैंग्वेज हिंदी। हिंदी हो, ठीक है, वेरी गुड। 10 लैंग्वेज में हिंदुस्तान समाचार है, पीटीआई केवल सिंगल एक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है, हिंदी भाषा में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, ठीक है। अभी हमारे पास क्या था? पीटीआई था, अब हम देख रहे हैं पीसीआई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, अब हमारे पास आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 1966 में प्रेस आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था, तो जैसे नीति आयोग है वैसे प्रेस आयोग है, ठीक है। प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1966 में इसको गठित किया गया था। यह मीडिया हाउस और प्रेस को स्वतंत्रता संरक्षण प्रदान करता है। जो मीडिया हाउस होते हैं ना अलग अलग, या फिर प्रेस हाउस होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का काम पीसीआई का होता है। काउंसिल होते हैं ना, सदस्य होते हैं जो वहां पर, ठीक है, तो वो इनको सिर्फ वो करते हैं। यह प्रेस का वॉच डॉग कहलाता है, मतलब ये उनको देखने का काम करता है। डॉग क्या करते हैं कि जब आर्मी मैन या फिर जो पुलिस होते हैं वो लोग डॉग्स रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं भाई? क्या करते हैं डॉग? वो डॉग स्क्वाड होती है जो बम्स वगैरह को मतलब डिटेक्ट कर पाते हैं अगर कहीं भी अगर होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो वो डॉग स्क्वाड बम्स डिटेक्ट करने का, या फिर कुछ चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू अवर क्राइम एंड समथिंग, तो वो उसको काम करते हैं। वैसे ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को वॉच डॉग कहा जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेस में जितनी भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो प्रेस में कुछ कुछ काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, क्या चीज जो देना है वो कर रहा है मीडिया हाउस या नहीं कर रहा है, उसको देखने का काम करता है। तो ये याद रखना, इसको प्रेस का वॉच डॉग कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विच इज नोन एज द वॉच डॉग ऑफ प्रेस, तो आप क्या बोलोगे? पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा आरएनआई, ठीक है। देखो, प्रेस और प्रिंट मीडिया, यह भारत के समाचार पत्रों का पंजीयक कार्यालय है, ये कार्यालय है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आरएनआई का, रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर फॉर इंडिया, ठीक है। ये कार्यालय है एक तरीके का आरएनआई, प्रेस और प्रिंट मीडिया के लिए। 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर और प्रिंट एंड रजिस्टर ऑफ बुक्स एक्ट के द्वारा 1869 में संशोधन करके 1 जुलाई 1956 में लाया गया था। तो लाया कब गया था? स्टार्ट कब कर दिया गया था इसको? 1953 में। तो कुछ एक्ट लगते हैं, जब भी हमें कोई सोसाइटी बनानी होती है या कोई कार्यालय या कुछ भी बनाना होता है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उसमें कुछ एक्ट लगते हैं, एक्ट लगते हैं तो वो ऑथेंटिक हो जाता है, और ये भी रहता है कि हम कुछ गलती नहीं कर सकते उसमें। तो ये एक्ट आया था 1867 में, उसमें संशोधन करके, ठीक है, उसमें उसको पब्लिश करके दोबारा रिफाइन करके 1 जुलाई 1956 में लाया गया था। तो आरएनआई कब लाया गया था? 1956। 1956 में, ठीक है। और 1956 में बहुत कुछ चीजें हुई है। यूजीसी कब आया है? 1956। हाँ, ठीक है। अब मध्य प्रदेश भी बना उस समय पे, ठीक है। तो इसको हर साल 31 दिसंबर से पहले सभी अखबारों की स्थिति भारत सरकार को देनी पड़ती है। इनका काम क्या था? ये कार्यालय है, कार्यालय का काम क्या होता है? काम करना होता है, रिपोर्ट देना होता है। तो 31 दिसंबर जितना पूरे साल में जितनी भी अखबारों की स्थिति है, सभी अखबार को क्या है कैसा है,
सबके बारे में 31 दिसंबर से पहले हर साल भारत सरकार को देना पड़ता है। किसका काम है ये? आरएनआई का। तो बहुत काम करते हैं बेचारे लोग, ठीक है। अब आता है हमारा नेम एनएनएन, जिसको बोलते हैं नेम न्यूज नेटवर्क। अब नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब कि जनरली आपका बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी स्थापना 1976, 20 साल बाद, आरएनआई के 20 साल बाद एनएनएन की स्थापना हुई थी, जिसमें एनएनएन का फुल फॉर्म है नैम न्यूज नेटवर्क और नैम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। इनका मेन काम क्या था कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए बाहर भी, और नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाए, ठीक है, ये था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है आपको, दैट इज अ येलो जर्नलिज्म, ठीक है। ये फेक न्यूज फैलाता है जिससे बिक्री बढ़े, ठीक है। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि ये आप ये खरीदेंगे तो ये मिलेगा, तो ये फेक न्यूज फैलाने का काम करता है, एग्जैक्ट न्यूज नहीं होती है वो, दैट इज अ फेक न्यूज। तो आपको ये पूछ सकता है येलो जर्नलिज्म क्या होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फेक न्यूज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और यूके में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टैब्लॉइड जर्नलिज्म। तो यूके में इसका नाम क्या है? टैब्लॉइड जर्नलिज्म। एंड इंडिया में जनरली इसको क्या बोला जाता है? येलो जर्नलिज्म, ठीक है, याद रहेगा। येलो जर्नलिज्म किसके लिए होता है बताइए? फेक न्यूज के फेक लिए। न्यूज। फेक न्यूज के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा सीबीएफ, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब सारी मूवी कहाँ पर बनती? जनरली मुंबई में ही तो बनती भैया, वहीं रहते सब लोग। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कहाँ पर बना है? मुंबई में, 1952 में। यहाँ पर फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रदान होता है। आप जब मूवी देखते हो तो शुरू में मूवी में हिंदी में आ वा या फिर यू और ए लिखा रहता है स्लैश करके, या फिर कहीं पर यू बस लिखा रहता है। देखते हो आप मूवी जब आप थिएटर जाओ या फिर कभी भी, तो लिखा रहता है, फर्स्ट पेज आता है सर्टिफिकेट टाइप एक, देखा है आपने? यस मैम। हाँ, तो उस सर्टिफिकेट में जब आप मूवी स्टार्ट करते हो तो पहले तो बड़ा घुमा घुमा के ओम शांति वाला एक 20 सेकंड का आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट और शांति, ठीक है, फिर उसके बाद आपका धमाका होएगा, फिर मूवी स्टार्ट होगी। तो वो जो सर्टिफिकेट रहता है वो सीबीएफ द्वारा दिया जाता है। और मैं पहले छोटी थी तो मैं हमेशा देखती थी ये क्या लिखा है इन्होंने, तो सब जगह अलग अलग। और हम जनरली देखते थे यूए वाला, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एडल्ट्स, मतलब कि जो देख सकते हैं। अब देखो यू मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी, ठीक है, ये मूवी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी देख सकता है। फिर ए फॉर मतलब केवल वो एडल्ट्स के लिए मूवी बनाई गई है। अगर उस सर्टिफिकेट में केवल ए लिखा है तो दैट मूवी इज ओनली फॉर एडल्ट्स पीपल हु इज अबव टू 18 एज, ठीक है, 18 एज से ज्यादा वाले के लिए। फिर यूए होता है अनरिस्ट्रिक्टेड एडल्ट्स। एस होता है स्पेशल ऑडियंस के लिए मूवी बनाई जाती है या फिर स्पेशल मूवी होती है। तो जैसे डॉक्टर्स के लिए अलग मूवी आएगी, साइंटिस्ट के लिए अलग मूवी आएगी, तो दैट इज फॉर स्पेशल ऑडियंस, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं सर्टिफिकेट में, यू, ए, यूए और एस, ठीक है, आया होगा समझ में। तो ये याद रखना कैटेगरीज। अब आता है हमारा 11 चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया, सीएफएस। वो क्या था हमारा? सीबीएफ क्या था? क्या था भैया? हेलो? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म फिल्म। फिल्म्स, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? सीएफएस, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया, ठीक है, बच्चों के लिए जो सोसाइटी बनाई गई। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका उद्देश्य ऐसे प्रोग्राम बनाना है जिससे बच्चों की साइकोलॉजिकल और एजुकेशन नीड पूरी हो। तो ये चूंकि बच्चों के लिए है तो उनकी जितनी भी नीड है, जैसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, या फिर ब्रेन डेवलपमेंट तो करें ही, प्लस उनके एजुकेशन क्वालिटी को भी बढ़ाए, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों के ऊपर फोकस करा गया उसमें। तो सीएफएस क्या है? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1907 पुणे में की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में है। और आपका जो मैंने बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कहाँ है? मुंबई। मुंबई। ठीक है। मुंबई। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे। ये दोनों ही महाराष्ट्र में, ठीक है। यह संस्थान उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग देता है जिनकी क्रिएटिविटी, कला और फिल्म आदि में रुचि होती है। तो ये ट्रेनिंग देने का काम करता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, सेम एज जो पर्सन फिल्म में या फिर कोई एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहता है, तो ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, यहाँ पर लोग जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है।
अब आता है हमारा 13 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये आपको मास मीडिया में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन 17 अगस्त 1965 में इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। यह मास मीडिया के क्षेत्र में कई कोर्सेज प्रदान करता है। तो मास मीडिया में जितने क्षेत्र हैं, मतलब जितने कोर्सेज हैं, उनके बारे में बताता है, ठीक है। इसकी निगरानी भारत सरकार करती है। ये भी जो है IIMC, वो भी भारत सरकार देती है। अब मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार की एक प्रधान संस्था है, वो कौन सी है, जल्दी बताइए बताइए। PIB PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। तो इसमें लिखा है भारत सरकार द्वारा है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय है जो भारत सरकार द्वारा है। ये आजादी के बाद स्थापित हुआ था और इसके पहले मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। इस मंत्रालय के, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसके पहले मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इनका मुख्य कार्य सरकार की सूचना, मनोरंजन, जागरूकता जनता तक पहुंचाना है, ठीक है। कि जितनी भी सरकार द्वारा इंफॉर्मेशन है, जो इंटरटेनमेंट से सब कुछ जनता तक पहुंचाना इनका काम है। इसमें 3 विंग्स होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था ना PIB, वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इस विंग्स के अंतर्गत आता है। इनकी 3 विंग्स है। इंफॉर्मेशन विंग जो इंफॉर्मेशन का देने का काम करेगी, दैट इज PIB। क्या फुल फॉर्म है? प्रेस इंफॉर्मेशन प्रेस ब्यूरो। इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम करेगी, उसमें लिखा ही इंफॉर्मेशन है। फिर ब्रॉडकास्टिंग विंग, क्या नाम है इसका? प्रसार भारती। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है बताया था मैंने? BCI फुल फॉर्म? ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। तो 3 विंग्स का, पहले विंग्स का काम इंफॉर्मेशन देने का है, एक का काम ब्रॉडकास्ट का है, तो ब्रॉडकास्टिंग वाली हो गई BCI, ठीक है। फिर हो गई आपकी फिल्म विंग, तो फिल्म बनाने का काम कौन सी करती है? CBF, मतलब सर्टिफिकेशन देने का जो काम करती है। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म। ठीक है, तो ये 3 विंग्स आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आई थिंक आज आपका ये कंप्लीट होता है, आप लोगों का कम्युनिकेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। और मैम हम वो लास्ट स्लाइड दिखाइए ना एक बार। जी दिखाती हूँ, लीजिए। मैम खत्म हो गया? देख लिया? हाँ, खत्म हो गया। पुष्पलता जी? यस मैम, ओके गॉट इट। हाँ जी, तो आज आप लोगों का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इन सब में जो जो इम्पोर्टेंट चीज थी मैंने आप लोग को पढ़ा दी। अगर आप और कुछ अपने तरफ से डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है, आप कर सकते हो। अदरवाइज इनको आप अच्छे से डीप स्टडी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब कल कौन सा डे है? कल सैटरडे है, तो आज रात तक मैं आपको ये स्लाइड दे देती हूँ। तो आप लोग कल जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्लाइड से क्वेश्चन तो है ही, वो क्वेश्चन बाहर से भी है बहुत सारे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला। वो बुक है KVS मदान की, उसके क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम डिले कर जाते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बुक पे, ठीक है। तो बुक में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगी। जितने होंगे कल, मैं नंबर तो नहीं बता सकती कितने होंगे, जितने होंगे हम 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कल करोगे वो? फिर जी कल मैम। हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, करेंगे मैम, बिल्कुल करेंगे। Yes, ma'am. ओके ओके, तो वो ना आप लोग कल मैं उसको करा दूंगी और वो आप लोग का कल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और अच्छे से करिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम सो मच। कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे या टेस्ट लेने वाले? कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, टेस्ट जैसा अगर कुछ हुआ तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर क्योंकि दीजिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है, तो याद रखना। थैंक यू मैम। हाँ। थैंक यू मैम।